बहू बुरा मत मानना, अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है, हम कैसी चीजें पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ की पिछली बार भेजी हुई साड़ी हमें कामाली को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस तो देखकर गिफ्ट भेजती ना, या गिफ्ट भेजे ही ना। हमें किस चीज की कमी है? सुधा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शिकायत भरे लफ्जों में अपनी बहू सुमन को बोल रही थी। सुमन अपनी सासू माँ की बातों को सिर्फ सुन रही थी और चुपचाप अपनी कीमती साड़ियों और सूटों को समेटकर बैग में पैक कर रही थी। कल वह अपने मायके जा रही थी, वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर सुमन ने शादी का कारण छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाला निम्न मध्यम वर्गीय मायके जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसे और उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब रमन, सुमन का पति, उसके साथ उसके मायके गया था तो वहाँ का परिवेश और लोगों के व्यवहार देखकर असहज महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, ओल्ड मॉडल का बाथरूम और बरामद पर लगी खाट, जिस पर मोहल्ले के कई लोग सामाजिक मुद्दों पर बहस करते दिखते थे, ये सब उसे असहज लगता था। इसके अलावा एक दिन का वाकया जिसमें उसके कमरे में बिना इजाजत के मोहल्ले की भाभी घुस गई थी और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी, उसे और ज्यादा असहज कर दिया था। वैसे गांव में ये आम बातें होती हैं, वहाँ के लोग अत्यंत भोले होते हैं। वहाँ मोहल्ले के भाभी सबों के भाभी होते हैं और मोहल्ले के जीजा भी सभी के जीजा जी होते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पले बड़े रमन उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुँचते ही अपनी माँ को सारी कहानी बता दी और उनकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी किसी भी परिवार में मौका मिले वह ये वाकया की चर्चा कर खूब हंसते। तभी से सुमन ने सोच लिया था जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक वह रमन को लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। कहाँ खो गई सुमन? बैग पैक हो गया तो चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से आया के हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। रमन ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज लगा रहा था। अभी आई बोलकर सुमन ने पैक किए बैग को साइड रख दिया और किचन में पकोड़े के साथ चाय भी बनाने लगी। उसे हाथ में चाय के साथ पकोड़े लिए देखकर रमन मुस्कुरा पड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए बोला, मायके जा रही हो, कुछ चाहिए भी? अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जेवरात या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती उपहार? वैसे अगर तुम्हारी सहेली मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे मम्मी पापा से मिल भी लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ आऊँ। अरे उसकी क्या जरूरत है, 6 घंटे का सफर है, ड्राइवर तो जा रहा साथ में, मैं मैनेज कर लूंगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जेवरात रखे हैं, वही पहन लूंगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दो बारात के दिन पहनने के लिए। सुमन मुस्कुराकर बोली। सुमन की फरमाइश पर रमन ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीदकर उसे दे दी। अगले दिन सुमन अपने मायके रवाना हो गई। शादी के 8 महीने होने को थे, पर सुमन अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवार के हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, या फिर सुमन का मितभाषी होना। सुमन अपने पति से भी ये बोल नहीं पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सबों के सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि इसके मायके में एक यही सुमन है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को न ब्याहते। सुमन को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को अपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपवास का पात्र क्यों? लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय भाव को समझ नहीं पाता। रमन ने कई बार कोशिश की कि सुमन उससे खुलकर बात करे, पर सुमन हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। रमन उसकी सकुचाहट को उसके ग्रामीण परिवेश का होना समझता था। सुमन और रमन की शादी रमन की बुआ ने करवाई थी। सुमन का सौंदर्य और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए उसे चुना। सुमन सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसने ब्याह के बाद तुरंत ही ससुराल में सबों का दिल जीत लिया था। सुमन भी वहाँ खुश थी, सभी उसे प्यार करते थे,
परंतु उसे बात बात में अपने मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता। उसके ससुराल वालों के लिए उसका मायका नॉन एक्सेप्टेबल था, जिससे वह दुखी और शांत रहती थी। रमन, बहू का फोन आया था कि वह 2 दिन में वापस नहीं आ पाएगी। वह कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है, रह लो, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब तुम्हें इतनी सुविधाओं की आदत लग गई है कि खुद वापस आ जाओगे कुछ दिनों में। रमन के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुन रमन असमंजस में पड़ गया था। आज सुमन की सहेली जिसकी शादी थी, उसका फोन आया था। वह उसे शादी में नहीं आने का उलाना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर उसके पूरे घर वालों को आमंत्रित किया था। सुमन से रिक्वेस्ट भी किया था कि कोई और न आए तो कोई बात नहीं, अपने पति को अपने संग जरूर शादी में लाना। जबकि सुमन ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला कि उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक से वहां रुकने के लिए फोन कर दिया, जबकि उसे पता है कि कल उसका और मेरा हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम है। फोन वह मुझे भी कर सकती थी। सेकेंडों सवाल के साथ रमन खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद सुमन का फोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुमन का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना रमन को परेशान कर रहा था। 1 सप्ताह बीत गए, पर सुमन का कोई फोन, कोई समाचार नहीं आने से रमन और उसका परिवार परेशान हो गया। सुमन के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। रमन की माँ खुद वहां जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। रमन ने उन्हें मना किया और ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी और खुद वहां जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि सुमन की सहेली के मोबाइल नंबर पर बात किया जा सकता है। सुमन की सहेली से बात करने से रमन के पांव तले जमीन खिसक गई। सुमन शादी में डांस करते हुए गिर गई थी। उसके पांव में चोट लगी थी। सुनते ही आनन फानन में रमन अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह सुमन पर बहुत नाराज हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस लेकर आ गया। घर जाने से पहले वह उसे हॉस्पिटल लेकर गया। सुमन के पांव में सिर्फ चोट नहीं थी, उसका पांव फ्रैक्चर हो गया था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब सुमन हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफी नाराज थे। बात फिर वहीं आकर रुकी कि सुमन के मायके में किसी को औपचारिकता निभाना नहीं आता। सुमन गिर गई, बीमार थी तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करें, और अगर सुमन बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई, सुमन ने कॉल करके भी मुझे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें वह अभी तक पराया मानती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो गई कि हमारी बहू शादी के 8 महीने बाद भी हमें पराया समझती है, वगैरह वगैरह। सुमन की सास बड़बड़ाने लगी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ, सुमन को ठीक हो जाने दो। गुड़िया जाओ, भाभी का ख्याल रखो, और गुड्डू तुम सुमन को उठने बैठने में मदद किया करना। रमन ने मुद्दे में दखल अंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वह भी सुमन से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच सुधा जी ने अपनी शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई। पूजा पर पंडित जी के साथ वह और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे, इसीलिए उन्होंने सुमन के मायके से आई हुई साड़ी, जो वह इस बार वो लेकर आई थी, पहन ली। इतने दिनों में पहली बार सुमन के मायके की साड़ी उन्हें पसंद आई थी। पूजा में सुमन को भी व्हील चेयर पर बैठा कर रमन लेकर आया था। मोहल्ले की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होने आई थी। पूजा संपन्न होने के बाद सुधा की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा नहीं है तो इसे ही पहन लेती हूँ। सुधा जी ने मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं सुधा, ये साड़ी तो मेरे स्टोर की है। ये लेटेस्ट 5 डिजाइनर साड़ी मैंने मंगवाई थी। रमन ही तो लेकर आया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू मायके जा रही थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, ये वही पड़ोसन थी जिसकी साड़ी का स्टोर मोहल्ले में ही था। सुधा जी को सुमन की झूठ पर अत्यंत क्रोध आ रहा था। किसी तरह उन्होंने सारे अतिथियों को विदा किया और फिर पूरा घर सिर पर उठा लिया। रमन भी माँ की साड़ी को पहचान चुका था और उसने भी स्वीकृति दे दी कि ये साड़ी वह सुमन के लिए लाया था। एक बार फिर सुमन के झूठी होने की बात सामने आ गई। सुमन रोए जा रही थी और सुधा जी अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। रोना बंद करो सुमन, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी। क्यों तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला?
क्यों तुमने अपने पाँव टूटने की बात नहीं बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? और क्यों तुमने माँ को झूठ बोलकर ये साड़ी दी कि तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया है? रमन आज बहुत गंभीर होकर सवाल कर रहा था। रमन के पिता और उसके भाई बहन भी ये जानना चाहते थे। हाँ, मैंने बोला झूठ और आगे भी बोलती रहूंगी अगर आप लोग मेरे मायके का इस तरह उपहास करेंगे। मैंने अपनी सहेली का आमंत्रण इसीलिए छुपाया कि आप मेरे मायके नहीं जाएं। वहाँ जाकर आप उस वक्त कुछ नहीं बोलते और वहाँ से आने के बाद वहाँ के परिवेश का मजाक उड़ाते हो। मेरे माता पिता अपने दामाद के स्वागत में हर वह चीज की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा न हो, कोई तकलीफ न हो। फिर भी वहाँ की चीजें आपको बुरी लगती हैं। आप हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल हैं। इसी वजह से मैंने अपने पैर में लगी चोट की बात छुपाई। मुझे लगा 2-4 दिन में आराम हो जाएगा, फिर वापस चली आऊंगी। अगर आपको गिरने की बात बताती तो आप वहाँ आ जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। रही बात सासू माँ को झूठ बोलकर साड़ी देने की, तो उसकी वजह भी यही है, उपहास। वहाँ से भेजी गई कोई भी साड़ी माँ को पसंद नहीं आती, इसीलिए आपसे झूठ बोलकर रेशमी साड़ी मंगवाई मैंने, ताकि माँ उस साड़ी को पसंद करके पहने। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं माँ का दिल दुखाऊं। सुमन बोलते बोलते रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी और बातें भी परिवार के सामने रखी, जिसमें यह भी था कि उसका मायका अगर सुविधा से पूर्ण नहीं तो क्या हुआ, है तो उसका मायका ना, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसकी परवरिश हुई, जहाँ उसको जान से ज्यादा प्यारे माता पिता का प्यार मिला। फिर वह उसे कम कैसे आंक सकती है? उसे भी यहाँ ससुराल में एडजस्ट करने में परेशानी होती है, पर वह इन बातों को अपने माता पिता को नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ब्याह से पहले उसकी माँ की यही चिंता थी कि नए घर में उन लोगों के साथ क्या वह एडजस्ट कर पाएगी। सुमन बोलते जा रही थी और रोते जा रही थी। सुमन की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसकी स्वीकृति वहां पर खड़े सारे लोगों की झुकी नजर ने दे दी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुमन की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी सुमन के ससुर जी बोल पड़े, सुमन जब रमन के साथ उसके परिवार को स्वीकार कर उन्हें अपना प्रेम दे रही है, तो फिर सुमन का परिवार इससे वंचित क्यों है? विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में रहन सहन का अंतर है, तो सुमन को भी अपने आप को यहाँ के रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है, जो उसने बखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ ही अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहां से जाने के बाद सुमन अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफी मांगने लगी, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर की बड़ी होने के कारण मुझे बच्चों को और रमन को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैंने तुम्हारी हर सुख सुविधा को तुम्हारे मायके से जोड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। आज से मैं वचन देती हूँ, जिस तरह तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक स्त्री होकर कैसे भूल गई कि एक स्त्री का मायका उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनते ही सुमन ने झट से अपना आंसू पोंछ लिया और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ, और अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज केक कट कर लीजिए। उसके अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने के लिए सभी घर के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। इस गूंजती हंसी में एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान का रंग था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? एक स्त्री होने के कारण आप भी सुमन की बात से जरूर सहमत होंगे। हम बहू की इज्जत करते हैं, उसे प्यार भी देते हैं, पर उससे जुड़ी उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। एक लड़की अगर अपने से आर्थिक कमजोर परिवार में भी जाती है, तो उसे अपनाती है, स्वीकारती है और अपने से मजबूत आर्थिक स्थिति वाले परिवार में भी खुद को एडजस्ट करती है। वह दोनों हाल में परिवार को जोड़ती है, अपने पति के साथ उसके परिवार को भी स्वीकारती है, तो फिर यही अपेक्षा वह अपने नए परिवार से क्यों ना करे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।